अक्टूबर कंसल्टेंट केयर, जो कि चैनल है बेसिकली पेशेंट्स के लिए। पेशेंट अपने क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ हम डॉक्टर्स के द्वारा उनके आंसर्स लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये अक्टूबर माह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बेसिकली होता है, जहाँ पर काफी जागरूकता से रिलेटेड फोरम्स होते हैं, काफी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दयानंद कैंसर हॉस्पिटल सोनीपत से डॉक्टर आशुतोष चौहान, जो कि एक कैंसर सर्जन विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर पंकज दहिया, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं दयानंद कैंसर हॉस्पिटल सोनीपत से। स्वागत है दोनों मेहमानों का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। और शुरुआत करेंगे हम अगेन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से, जो कि काफी बार पूछा गया है हमसे जब हमने स्टार्ट किया था कि आप दोनों हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो वी गॉट सो मेनी क्वेरीज कि ये क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन जो कि काफी कॉमन था कि लोगों को ये जागरूकता बहुत है कि क्या हर लंप जो है वो कैंसर होता है, या ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओवर टू यू, कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और क्या हर लंप ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में आंसर करता हूं कि हर लंप ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। इनफैक्ट अगर 10 महिलाओं में लंप्स हैं तो 9 कैंसर नहीं होंगे और 1 कैंसर होगा। अच्छा, ना इसको साइड में रखते हुए अब कैंसर क्या है, ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक होता है, लेकिन संक्षिप्त में हम समझे। बेसिकली कैंसर एक वो सेल होते हैं जो अपने आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह फैल रहे हैं। सो बॉडी में कहीं पे भी कोई कैंसर हो, वो एसेंशियली यही प्रोसेस करता है कि कैंसर्स आर बॉडी के अपना ही सेल्स which have now forgotten to die and have become immortal। तो अगर मान लीजिए ब्रेस्ट में किसी एक जगह पे एक सेल डिवाइड करना शुरू करे और कंटिन्यूसली डिवाइड करता चला जाए बिना डेथ हुए, वो एक छोटी गांठ बनती है, बड़ा लंप बनता है, वहां से वो जंप करता है, ब्लड में चला जाता है, लिम्फेटिक्स में चला जाता है और फिर वो फैल जाता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। ओके सर, आई वुड लाइक, मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली कैंसर जो हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे शरीर में कुछ सेल्स बनती रहती हैं, कुछ टूटती रहती हैं, कुछ ऑटोमेटिकली खत्म होती रहती हैं। जहां हम कैंसर की बात करते हैं तो जो हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है कि भी नॉर्मल सेल्स बन रही हैं, टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं, उसके ऊपर हमारे शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जब हमारे शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो वो अपने हिसाब से ही उनकी ग्रोथ होती रहती है। कुछ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, कुछ कंट्रोल में बढ़ती हैं, कुछ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो कैंसर अगर हम एक तरीके से देखें तो एक जनरलाइज बीमारी कैंसर बहुत सारी बीमारियों का हम समूह को बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक पर्टिकुलर समूह है जो जिसकी शुरुआत ब्रेस्ट के अंदर से हो रही है। तो कैंसर जो है पूरी बॉडी में किसी भी ऑर्गन के, किसी भी शरीर के हिस्से से कैंसर हो सकता है। खून से भी हो सकता है, हड्डी से भी हो सकता है, ब्रेस्ट से भी हो सकता है। जो पर्टिकुलर हम कैंसर को जनरलाइज करके देखने की बजाय हम बात करें पर्टिकुलर एक हिस्से की शरीर की, वो ब्रेस्ट के अंदर से जो ओरिजिन है वो हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर हम तब बोलेंगे जब उस गांठ का कंट्रोल होना शरीर का जो वो कंट्रोल करता है वो बंद कर दे। ओके, कंट्रोल खत्म हो जाता है तो वो अपनी स्पीड से बढ़ता है, वो शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है आगे चलकर। तो ये कैसे पता चलता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज, कि ठीक है ये गांठ हो गई और अनकंट्रोल्ड हो गया, तो क्या ये जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए? वो कैसे लोगों को, कि जनरल हो गया कि ठीक है लंप हो गया है, अब वो बढ़ भी रहा है, लोग लेकिन जांच ही नहीं कराते हैं। काफी जो आता है कि आजकल यंग एज में भी हो रहा है काफी, और बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है लोगों को। तो क्या आप ऐसी सलाह देंगे कि हाँ ये स्टार्टिंग में जल्दी इसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए, लोगों को क्या ऐसा है कि वो जल्दी जांच नहीं कराते? देखिए, जैसे हमने बोला कि इसका जो कंट्रोल है वो बॉडी के ऊपर से खत्म हो जाता है। जब वो ब्लड सेल्स के अंदर चला जाए तो फिर उसको खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब हम बात करते हैं कि जो चौथी स्टेज का कैंसर है लेमैन टर्म में, तो चौथी स्टेज का मतलब ये है कि वो कैंसर फैल के ब्लड के अंदर शामिल हो गया और अब हम उसको पर्टिकुलरली उस जगह से निकाल नहीं सकते। एक जगह से निकाला तो जो आज की डेट में हम कहते हैं कि भाई हमारे शरीर में फैल गया है, तो हम डिटेक्ट उसको तब कर पाते हैं जब वो कैंसर सेल्स
कम से कम भी लाखों में होती हैं, तब हम उसको आजकल की जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी गांठ अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर अगर आप फील कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि कम से कम भी आपके शरीर में लाखों में उसके कैंसर के कीटाणु हैं, कैंसर की सेल्स हैं। तो अगर हम शुरुआती स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम उसको ऑपरेशन के द्वारा, कैंसर की कीमोथेरेपी के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा खत्म कर सकते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर फैल गई है तो फिर हमारे लिए उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार इस चीज में। वो ये है कि बहुत सारे जो ब्रेस्ट कैंसर्स आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, जिस स्टेज में आने के बाद फिर वो उनका कंप्लीट क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, जैसे डॉक्टर पंकज कह रहे हैं शुरुआती लक्षणों का, तो शुरुआती स्टेज पर अगर पता चल जाए तो काफी हद तक उसे रोका जा सकता है। तो शुरुआती लक्षण होते कैसे हैं, होते पेशेंट एक जो लेमैन है उसे कैसे पता चले कि शुरुआती लक्षण हैं? हाँ मैडम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले होता है एक पेनलेस लंप, बिना दर्द का कोई भी गांठ छाती में। ये बड़ी विचित्र बात है। एक्चुअली छाती में दर्द वाली जो गांठें होती है उनको महिलाएं बहुत जल्दी रिपोर्ट करती है, बट जो गांठ दर्द नहीं करती है उसको वो अनदेखा कर देती है। बिना दर्द की गांठ जो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, आपने कोई भी इलाज ले लिया हो, देसी इलाज कुछ भी ले लिया, उसके बावजूद गांठ बढ़ रही है, एक गांठ या एक से ज्यादा गांठ हो जाए, उसके ऊपर गांठ के ऊपर की जो छाती की जो स्किन है वो थिक हो जाए, उसमें किसी तरह के और लक्षण आ जाए, जैसे वो लाल हो जाए, या फिर बाजुओं में कोई और गांठ आ जाए, या फिर वही चमड़ी जो लाल हो गई है वो फटके उसमें घाव बन जाए जो कि हील नहीं कर रहा। तो ये सब बढ़ती हुई गांठें, घाव जो हील नहीं कर रहे, और गांठें आना, ये सब चीजें कैंसर की के साइंस हैं, और इन पे पेशेंट को तुरंत एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो अगर कोई भी गांठ है तो डरे नहीं, सबसे पहले जांच करवाएं, क्योंकि अभी ये लगता है लोगों को कि पता नहीं कैंसर ना निकला है, तो वो 10 में, जैसे आपने बताया कि 10 में से 9 गांठें तो लगभग कैंसर नहीं होती हैं। तो एब्सोल्युटली आप जाके अर्ली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग कराएं, और जो भी है आपका एटलीस्ट अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका क्योर पॉसिबल है। अगर वो 4th स्टेज पर आप जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर पंकज बोल रहे थे, तो वो अनकंट्रोल हो चुका है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले कोई भी लंप है आपका तो उसकी आप स्क्रीनिंग करवाएं। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है सर। डॉक्टर पंकज, मेरा जो दूसरा सवाल जो हमारे पास आया है कि ये अब ऐसा है, अगर हम पहले देखते थे तो काफी बुजुर्ग महिलाओं को होता था, एक कोई एज डिटरमाइन था कि हाँ ठीक है 50 प्लस के बाद हो रहा है। अभी तो यंग एज में भी काफी हम देख रहे हैं ये केसेस, और बहुत ज्यादा। अभी आप देखा जाए सर्वाइकल कैंसर जो कि इंडिया में पहले नंबर 1 था, आजकल ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तो ऐसा क्या कारण है कि यंग एज में ये देखा जा रहा है? देखिए, यंग एज में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके मिलने के कुछ जो पर्टिकुलर कारण हैं वो ये है कि हमारा खान पान की जो आदतें हैं वो पहले से बदलाव हो गया है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज और जो वर्क एथिक्स थे वो चेंज हो गए हैं। अब हम जो है बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं तो हमारा लाइफस्टाइल भी उसी तरीके का आ गया है। जो यही ब्रेस्ट कैंसर हमारे टाइम पे जो हम बात करें कि अभी पुराने समय में बड़ी उम्र में मिलता था, आजकल कम उम्र में मिल रहा है, वो इसीलिए है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आजकल चेंज होता जा रहा है। दूसरा जो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली मिलने का कारण है कि भाई हमारे यहाँ पे अब स्क्रीनिंग की सुविधाएं पहले से बेटर हो गई हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी आई है, तो इस वजह से हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ओके ओके। डॉक्टर आशुतोष, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसा क्या है नए ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं जो कि हम जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो उनको कौन सी ट्रीटमेंट हम दिया जाता है पेशेंट्स को?
अच्छा, ये बड़ा कैंसर के ट्रीटमेंट में पिछले 20 साल में रिवॉल्यूशन आया है। इसमें बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर मैं ब्रॉड तरीके से बोलूं तो हम कैंसर ब्रेस्ट को 5 मोडालिटी से ट्रीट करते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। इसमें से इन सभी फील्ड्स में नए नए आविष्कार हुए हैं। अगर मैं सर्जरी की बात करूं, क्योंकि मैं सर्जन हूं, तो एक जमाने में ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया करते थे, लेकिन अब हमारी समझ अच्छी हो गई है, टेक्निक्स इंप्रूव हो गई हैं। अब हम लोग करते हैं ऑन्कोप्लास्टी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, अर्थात हम सिर्फ कैंसर को छाती से निकालते हैं और छाती को वापस अब बना देते हैं। महिला को वो जिल्लत नहीं झेलनी पड़ती कि एक पूरा ब्रेस्ट निकल गया। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। रेडियोथेरेपी के फील्ड में अब हमारे पास नई टेक्निक्स आ गई हैं। पहले हमारे पास कोबाल्ट की मशीन्स पुरानी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि ब्रेस्ट भी सिकता था, उसके आसपास कॉम्प्लिकेशन बहुत होते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स इंप्रूव हो गई हैं, हमारे पास IMRT, IGRT करके एडवांस टेक्निक्स, अच्छी मशीन्स आ गई हैं। सो अब क्या होता है, फोकस रेडिएशन मिलता है। तो ओनली कैंसर को रेडिएशन मिलता है, आसपास साइड इफेक्ट नहीं होता, पर्सन को साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। उसी तरह हम बात करें कीमोथेरेपी, सबसे ज्यादा एडवांस कीमोथेरेपी में हुआ है। कीमोथेरेपी में बहुत सारी नई दवाइयां आई हैं, जिसमें अब हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो पहले हमारे पास इतनी दवाइयां नहीं थी। हम लोग ना पेशेंट को एक लाइन ऑफर करते थे, बीमारी वापस आती थी और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे पास कीमोथेरेपी की बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं। और अच्छा, मोर इम्पोर्टेंटली अब ये तीनों मोडालिटीज को जब हम कंबाइन करते हैं, आजकल हम एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी प्रोग्राम बनाते हैं। अर्थात एक ट्रीटमेंट, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन उसकी ट्यूमर बायोलॉजी, एज, ट्यूमर टाइप, हम ना स्पेशल डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जूता सबको हम पहना रहे हैं, सारे पेशेंट्स को हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। इसका फायदा, नंबर 1, क्योर रेट्स हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हमने ना कैंसर ब्रेस्ट को अगर हम अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने ऐसा कर दिया जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन की, मतलब बीमारी को हमने कंट्रोल कर लिया है। और नंबर 2, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन एक्यूरेसी एंड डिक्रीज इन साइड इफेक्ट्स, ये बहुत मेजर एडवांसमेंट हुए हैं तीनों मोडालिटीज में। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि यंग एज में क्यों हो रहा है, कैसे, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो लोग शुरुआती दिनों में अपनाएं जब यंग एज है, जिससे कि कुछ कारण कम हो जाएं, कुछ चांसेस कम हो जाएं ब्रेस्ट कैंसर के। देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ा तो हम एक हेल्दी अगर अपने लाइफस्टाइल को रखेंगे तो हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। कंप्लीट नहीं निकाल सकते उसके खतरे को, लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है, डाइट हेल्दी है, तो हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स जो अर्ली स्टेज में होते हैं वो कुछ जेनेटिक भी होते हैं। तो जहां जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स की बात आती है, तो जिस केस में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें हमें जेनेटिक स्क्रीनिंग करना चाहिए। जेनेटिक स्क्रीनिंग के बाद अगर हमारे पास हाई रिस्क आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास कुछ उपाय हैं, जैसे कि कुछ सर्जरीज हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को खत्म कर सकती हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड केसेस के लिए ही हैं जिनमें कि जेनेटिक रिस्क हाई है। तीसरा जो हम बात करें, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें सेल्फ एग्जामिनेशन है। कोई भी अगर गांठ हमें महसूस हो रही है तो हमें उसको मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन तो करना ही है। उसके बाद अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो हमें ईयरली डॉक्टर के पास ऑलमोस्ट जाना ही चाहिए। उसके बाद भी अगर है तो पोस्ट मेनोपॉजल जो हम बात करें, उस एज के बाद ईयरली मेमोग्राफी हमें रिकमेंडेड है। ईयरली मेमोग्राफी जो एक टेस्ट है मेमोग्राफी का, जिससे हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं छोटे कैंसर को भी। तो एक पोस्ट मेनोपॉजल जो हम बात करें तो 45-50 की एज के आसपास हमें ईयरली मेमोग्राफी के लिए जाना चाहिए, ताकि हम कैंसर को, क्योंकि ये एक पेनलेस डिजीज है जिसके सिम्टम्स हमें लेट पता लगते हैं, तो अगर हम वेट करेंगे कि सिम्टम्स आने के बाद हम ट्रीटमेंट करवाएं तो काफी टाइम पे हम लेट हो चुके होते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए वी हैव
हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपने लेवल पे भी, डॉक्टर्स के लेवल पे भी, और डायग्नोस्टिक जो लैब्स हैं उसके लेवल पे भी। शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं डॉक्टर आशुतोष से जानना चाहूंगा कि ठीक है, यंग एज में पता चल गया या शुरुआती लक्षणों में पता चल गया, हमने जांच करा ली, हो गया, लेकिन जो पेशेंट आपके पास 3rd स्टेज या 4th स्टेज में आ रहे हैं, ऐसे कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, ऐसे कोई पेशेंट आपने ट्रीट करे जहां पर आपके पास 3rd स्टेज पर पेशेंट आया और फिर भी अभी हेल्दी लाइफ जी रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट? हाँ, हमारे पास इनफैक्ट बहुत अच्छे बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। द यंगेस्ट पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर का, जो मैं अभी रिकॉल करता हूँ, एक 22 ईयर ओल्ड लेडी थी जिसको हमने 2014 में उसको ऑपरेट किया था। 2014 से 2021 हो गया है, लेडी कंप्लीटली क्योर्ड हैं, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो अभी भी वो अब हमारे पास एनुअल फॉलोअप के लिए आती है, तो हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है कि भाई हमारे एफर्ट्स अच्छे हुए। इसी तरह स्पेशली रिजल्ट्स में जो हमारे यंग पेशेंट्स हैं, जो 30s की पेशेंट्स हैं, दो महिलाएं थी, एक 32 की और एक 34 की थी। जब वो आई थी तो वही घबराई हुई थी कि भाई उनके ब्रेस्ट निकल जाएंगे। हम लोगों ने उनकी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करी, कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ। नाउ मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं बोथ ऑफ देम, एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन। सो ये हमारे बहुत, इवन यंग पेशेंट्स में जिनमें कैंसर एग्रेसिव होता है, उनमें भी हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑल ऑफ माय पेशेंट्स है ना रेगुलरली फॉलोअप में आ रहे हैं, तो ये हमें बहुत इंकरेज करते हैं। डेफिनेटली सर, काफी इंस्पायरिंग है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि 3rd स्टेज 4th स्टेज पर आए और आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ मैं शुक्रिया करूंगा आपका और डॉक्टर पंकज का, दोनों का आपने समय निकाला हमारे लिए, और काफी क्वेश्चंस लिए, काफी जानकारियां मिली आज। ब्रेस्ट कैंसर कैसे रोक सकते हैं, कैसे यंग एज में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, और इवन अगर 3rd 4th स्टेज में है तो ऐसा नहीं है कि वो इलाज संभव नहीं है, उस स्टेज पर भी इलाज संभव है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।